नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, यूपी पैट 2023 का सिलेबस हम कवर कर रहे हैं और आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम लगातार इसमें क्लासें बना रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वह प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो हमारा इतिहास के लास्ट पड़ाव पर हम चल रहे हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन यहाँ से सीधे बनकर आ सकते हैं। इसलिए बड़े प्यारे तरीके से इसको समझना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि यूपी पैट के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है, ये सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इसको बच्चे जो है ना कई बार भूल जाते हैं, क्योंकि इसका कहानी का मतलब ये है कि इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से वह समझ नहीं पाते, केवल फैक्ट पर ध्यान देते हैं, जिससे कि तैयार नहीं होता। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं 1857 के विद्रोह की। तो क्या होता है, 1757 में जब प्लासी का युद्ध होता है तो ब्रिटिश सरकार का भारत में उपनिवेश शुरू हो जाता है। भारत में उपनिवेश शुरू हो जाता है और कच्चा माल यहाँ से निर्यात करते रहते हैं और तैयार माल ये भारत में आयात करते रहते हैं। यानी कि भारत से कंपनी का काम हो जाता है कच्चा माल लेकर, रॉ मटेरियल लेकर और तैयार किया गया माल जो है भारत में लाना। यानी कि ऐसा कह दीजिए कि कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का आयात का केंद्र बना दिया था भारत को। और इसी के साथ साथ जो है कृषि में भी वाणिज्यकरण कर दिया था। वाणिज्यकरण मतलब ऐसी कृषि पैदावार करने के लिए किसानों को मजबूर करने लगे थे जो कि बाजार में बिकती है, जैसे कि चाय, कॉफ़ी आपकी और तंबाकू, नील, इस तरीके की खेती जो है करने के लिए लोगों को मजबूर किया, विवश कर दिया, जिसके चलते जो थे खाद्यान्न में बहुत भारी तरीके से कमी आई। तो इस तरीके से लोग जो थे वह परेशान हो गए थे अंग्रेजी इस कूटनीति से। और इसी के साथ साथ किसी भी विद्रोह या किसी भी आंदोलन या किसी भी घटना के एक कारण नहीं होते, बहुत सारे कारण होते हैं। और इसमें हमने जो कवर किया है वो कारण क्या है, देखिए, राजनीतिक कारण थे, ठीक है, प्रशासनिक कारण भी थे और सामाजिक व धार्मिक कारण भी थे, आर्थिक कारण भी थे और सैन्य कारण भी। यानी कि हमारे एक ही कारण नहीं हो सकता किसी विद्रोह का, राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक व धार्मिक कारण व आर्थिक कारण और सैन्य कारण, बहुत तरीके से। और एक होता है तात्कालिक कारण, वो हम बाद में पढ़ेंगे। परंतु उस तात्कालिक कारण से भी पहले भारत में इस प्रकार के कारण जो है पैदा हुए, जिससे परेशान होकर इन सभी लोगों ने एक विद्रोह करने की डेट निश्चित की। और ये विद्रोह जो होना था वह होना था, अगर हम बात करें, क्योंकि हुआ मई में था, मगर विद्रोह होना था 31 मई और 1857 इसका जो था तिथि केंद्रित किया गया था। और प्रतीक बनाया गया था, क्या बनाया गया था, प्रतीक बनाया गया था रोटी और कमल। तो ये इनका प्रतीक बनाया गया था। अंततः होता है क्या कि ये विद्रोह बहुत पहले ही हो जाता है, 8 अप्रैल को ही विद्रोह छिड़ जाता है, जिसके चलते जो है यह विद्रोह समय से पहले शुरू होने के कारण ही यह विफल हो जाता है, क्योंकि लोग सब सोच रहे थे 31 मई को हम ये विद्रोह करेंगे। अंततः यह समय से पहले होता है। तो इसके लिए पहले डेट निर्धारित की गई थी। उस चर्बी वाले कारतूस वाले तात्कालिक कारण से पहले की बात हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो ये कारण आपके पैदा हो गए थे, प्रशासनिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, धार्मिक, आर्थिक और सैन्य कारण। और इसी वजह से होनी थी 1857 के विद्रोह, ठीक है, क्रांति। परंतु क्या हुआ, तात्कालिक कारण आया और तात्कालिक कारण ने 31 मई 1857 के आने का समय ही नहीं लिया और वह कारण जो है वो 29 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल को फांसी होकर और मेरठ में 10 मई को इस क्रांति का नाम दे दिया गया और ये मेरठ से क्रांति शुरू हो गई थी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो बैरकपुर में इसका पहला जो था घटनाक्रम देखा जाता है, परंतु शुरू जो मानी जाती है मेरठ से मानी जाती है क्रांति, ठीक है। और 10 मई को ही मानी जाती है क्रांति, ये भी ध्यान रखना है। चलिए पहला कारण देखते हैं कि राजनीतिक कारण क्या था इस क्रांति का। तो ये था बेले जली की सहायक संधि, यानी एक कारण था बेले जली की सहायक संधि। इसमें क्या होता था, एक सहायक संधि में राजाओं को अपने राज्य में कंपनी की सेना रखनी होती थी, जिससे क्या होता था, राजाओं की जो स्वतंत्रता थी वो खत्म होती चली जा रही थी, वो स्वतंत्रता खत्म होती चली जा रही थी। तो इस वजह से राजा परेशान थे, ठीक। व्यवगत नीति, डलोजी की व्यवगत नीति,
ये क्या थी, डलहौजी की बेवकूफ़ी नहीं थी, हिंदू राजाओं को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति नहीं थी। अगर अनुमति लेनी थी, अनुमति नहीं थी, अगर पुत्र नहीं है, उत्तराधिकार नहीं है, तो वो किसके, कंपनी के अधीन में शासन आया था। और इसी में चलते हुए देखा, सतारा सबसे पहला आने वाला था, हड़प नीति से कहते हैं 1948 में। एक तो ये एग्जाम में बहुत आता है। जैतपुर भी 1949 में आया था, संबलपुर उड़ीसा में ये भी 49 में आया था, झांसी जो थी 1853 में आया था, और अवध जो है 1856 में। यानी कि सतारा 1848, जैतपुर 1849, संबलपुर 1849, झांसी 1853 और अवध 1856। और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अवध को कब अंग्रेजों ने हड़पा था, तो हड़पा था 1856 को। ठीक है, तो ये कारण थे राजनीतिक। प्रशासनिक कारण क्या थे, जितनी प्रशासनिक सेवाएं थीं उनमें उच्च पदों पर भारतीयों को काबिलियत होने के बाद भी भारतीयों को नहीं चुना जाता था, क्योंकि वो उन लोगों को उच्च पदों पर ब्रिटिश लोग रहते थे, यानी कि भारतीय रहते थे, ब्रिटिश रहते थे, उन्हें उसके योग्य नहीं समझते। जबकि न्याय के मामले में भी ब्रिटिश श्रेष्ठ समझते थे अपने आप को, और उच्च भी, यानी कि न्याय के मामले में भी ब्रिटिश लोग जो थे अपने आप को ही उच्च मानते थे, अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते थे। इस वजह से भी जनता दुखी हो गई थी। और उसी के साथ साथ तंजौर कर्नाटक के नवाबों की जो थी, नवाबों की उपाधियाँ भी इन्होंने जब्त कर ली थी। तो यहाँ से नवाब परेशान हुए, ईसाईकरण हो गया था और लोगों को ज़बरदस्ती ईसाई का बनाया जा रहा था, और लाल किले को खाली कराने का आदेश दे दिए थे। और बहादुर शाह जफ़र, जब बहादुर शाह द्वितीय थे, मुग़ल राजा बहादुर शाह द्वितीय, उनको अपमानित भी यहाँ पर किया गया था। तो इससे प्रशासनिक कारण ये बने। जबकि धार्मिक कारण की बात करें, 1850 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम पारित हुआ था। 1850 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम पारित हुआ था। और ये क्या था अधिनियम, ये अधिनियम था, इसमें जो भी ईसाई धर्म को अपना लेगा वही अपनी पैतृक संपत्ति का क्या है, मालिक माना जाएगा। जो भी ईसाई धर्म को अपना लेगा वही पैतृक संपत्ति को जो है, अब वो पैतृक संपत्ति का अधिकारी माना जाएगा। उसी के साथ 1813 में ही ईसाई मिशनरी आ गई थी, जिससे ईसाइयों को एकल अधिकार दे दिया गया था। तो यहाँ पर ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की परमिशन दे दी गई थी। तो ये भी एक कारण था। जबकि 1856 में डलहौजी विधवा पुनर्विवाह समाप्त कर देते हैं, फिर शुरू कर देते हैं, सती प्रथा समाप्त कर देते हैं, नरबलि प्रथा समाप्त कर देते हैं, और दास प्रथा। चाहे आज के ज़माने में प्रथाएं सही हैं, उन्होंने सही किया, परंतु उस समय पर संस्कृति खत्म हो रही थी भारतीयों की। उन्हें लग रहा था कि हमारी संस्कृति को ठेस पहुंच रही है। तो इस वजह से भी लोग जो थे वो क्या थे, परेशान हो गए थे। इन वजह से भी क्या हो गए थे, लोग परेशान हो गए थे। तो 1850 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम, 1813 में ईसाई मिशनरियाँ, 1856 में डलहौजी विधवा पुनर्विवाह शुरू। ठीक है, सती प्रथा, नरबलि प्रथा और दास प्रथा आदि को समाप्त करना। ऐसा लग रहा था उनको जैसे कि अंग्रेज हमारी संस्कृति के साथ खेल रहे हैं। तो इससे जनता जो थी परेशान थी। आर्थिक कारणों में अगर हम बात करें तो स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी, इन तीन प्रथाओं ने जो है किसानों का शोषण किया बहुत बुरी तरीके से। स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और महालवाड़ी ने क्या करा, किसानों का शोषण किया बहुत बड़ी तादाद में। और उसी के साथ साथ कृषि का वाणिज्यीकरण कर दिया, यानी कि बाजारीकरण बना दिया कृषि को, और आयात और निर्यात का केंद्र बना दिया भारत को। इससे किसान वर्ग जो थे वो बहुत परेशान हो गए थे, किसान वर्ग भी बहुत दुखी हो गए थे। ठीक है, कहीं ना कहीं सैन्य कारण भी था। भारतीय और ब्रिटिश सेना में 5:1 का अनुपात था, यानी कि 5 भारतीयों पर 1 ब्रिटिश हुआ करता था। और भारतीयों के क्या कितने भी काबिल हों, पर भारतीयों को उच्च पदों पर ना नियुक्त करके केवल सूबेदार बनाया जा सकता था। क्या बनाया जा सकता था, केवल सूबेदार बनाया जा सकता था। सम्मान जो मिलता था ब्रिटिश को मिलता था। काम क्या है, भारतीय कर रहे हैं, फिर भी सम्मान किसको मिलता था, आपके किनको, हाँ मतलब ब्रिटिश को। इसके लिए आप एक मूवी देख सकते हो RRR, उसमें तुम देखो सम्मान लाला लाजपत राय के जुनून में जो जनता होती है जमा, उस पर काम कौन करता है, भारतीय, परंतु सम्मान किसको मिलता है, ब्रिटिश को। 1854 में डाकघर अधिनियम आ गया था। 1854 में डाकघर अधिनियम आ गया था, जिससे कि अब सैनिकों को भी स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया था पत्रों पर। यानी कि पहले कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, बाद में क्या कर दिया गया था, स्टाम्प लगाना शुरू कर दिया गया था सैनिकों के पत्रों पर भी। उसके बाद 1856 में सामान्य सेना भर्ती अधिनियम आया। उसमें क्या हुआ था कि समुद्र पार या समुद्र से कहीं अलग अगर सेना जाएगी तो ब्रिटिश इजाज़त से जाएगी, और बिना ब्रिटिश इजाज़त के नहीं जाएगी। ठीक है भाई, तो इतने ये कारण थे आपके 1857 के विद्रोह के, जब 31 मई इसकी डेट निर्धारित की गई थी। और प्रतीक रखा गया था रोटी और कमल। कई बार एग्जाम में रोटी की जगह चपाती आ जाती है। क्या आ जाती है, चपाती।
तो ये भी याद रखना, चपाती भी हो सकता है, तो प्रतीक रखा गया था ये। अंततः हुआ क्या, अंततः हुआ क्या कि बाद में एक तात्कालिक कारण आता है, उस पर हम बात करते हैं। ठीक है भाई, अब हम जो बात करेंगे तात्कालिक कारण बात करेंगे। जिन बच्चों को अधिकांशतः तात्कालिक कारण ही पता होता है और कुछ पता नहीं होता है। ठीक है भाई, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं तात्कालिक कारण में, फिर स्टोरी बताएंगे, फिर सारे काम करेंगे। टेंशन आप बिल्कुल ना लो, आपको 1857 विद्रोह आपके दिमाग में इस तरीके से डाल दिया जाएगा कि जो आपने कभी उम्मीद भी ना की होगी। तो हम बताते हैं इसका तात्कालिक कारण क्या था। तो अब बात आती है तात्कालिक कारण की। तो भैया वो तात्कालिक कारण क्या था उस पर हम बात करने वाले हैं। अब बात करते हैं दिसंबर 1856 की। ठीक है भैया, यहाँ पुराने लोहे की एक राइफल थी जिसे हम कहते हैं ब्राउन बेस। ब्राउन बेस क्या कहते हैं, ब्राउन बेस कहते हैं। पुराने लोहे की ये राइफल थी। इसके स्थान पर कौन सी राइफल आ गई थी, न्यू इनफील्ड राइफल। न्यू इनफील्ड राइफल, ये आ गई थी नई राइफल। ठीक है भैया, क्या हुआ कि इसके जो कारतूस थे इसके, वो दांत से काटने पड़ते थे। कैसे, दांत से काटने पड़ते थे। अब समझिए ये हुआ। ठीक है, वहाँ पर ही मैं बताता हूँ क्या हुआ कि एक डेट आपको याद आती है 29 मार्च और 1857। जगह है बैरकपुर। जगह क्या है, बैरकपुर। ठीक है, कौन सी बटालियन है, 34वीं बटालियन। 34वीं बटालियन नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, पैदल सेना कहते हैं इसके। और इनके एक सिपाही होते हैं, कौन है, मंगल पांडे, जो कहाँ के थे, नगावा बलिया। कहाँ के थे, नगावा बलिया के ब्राह्मण थे। ठीक है, ये पैदल सेना के सिपाही थे। तो समझिए इस बात को समझिए यहाँ पर क्या था। ठीक है, दिसंबर 1856 में एक पुराने लोहे की बंदूक राइफल ब्राउन बेस के स्थान पर नए लोहे की न्यू इनफील्ड राइफल आ जाती है, जिसके कारतूस को दांत से काटकर इस तरीके से ऐसा दांत से काटा और इसको भरा, फिर एक स्टिक होती थी उसमें और उस स्टिक से उसे ठोक कर और फायर कर देते थे। ऐसी राइफल आया करती थी। ठीक है, तो हम बताते हैं क्या ऐसा हुआ। जब ये आई तो एक बैरकपुर में एक अफवाह फैली कि अफवाह थी, ये वो हकीकत थी, आज तक उसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है। वैसा अधिकांश लोग उसे सही मानते हैं कि इसके जो कारतूस हैं वो चरी वाले कारतूस हैं। अब ये ईसाईकरण करने के लिए ऐसा किया गया था, क्योंकि हिंदुओं के लिए तो गाय, ठीक है, और मुस्लिमों के लिए सुअर, दोनों अपमानित होते हैं, मतलब एक दूसरे को गलत मानते हैं। जैसे गाय का जिक्र, अगर गाय की चर्बी हिंदुओं के लिए और मुस्लिमों के लिए सुअर की चर्बी, तो इस वजह से उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए इन दो शब्दों का प्रयोग किया गया कि उनके जो कारतूस हैं वे जो आते हैं वो सुअर और गाय की चर्बी से बने हुए आते हैं। ठीक है, अब ये एक दिन क्या हुआ कि मंगल पांडे एक व्यक्ति ऐसे ठहरे कि ब्राह्मण परिवार सुबह सुबह उठे, सफ़ेद धोती कुर्ता पहनकर और लोटा लेकर, हाथ में जल लेकर मंदिर जा रहे थे। ठीक है, जब उधर से जो भी आते हैं, राम राम पांडे जी, राम राम पंडित जी, राम राम पांडे जी, इस तरीके से कर रहे हैं सब लोग। अंततः क्या होता है कि एक अछूत व्यक्ति जो होता है वह उसको प्यास लगती होती है बहुत तेज़, और उसी को जब प्यास लगती है तो वो उसको अपना पानी देते हैं और उसका जो है लोटे पर उनका हाथ लग जाता है। ठीक है, और वो लोटा जो है अपना उनको दे देते हैं। ये पहले उस टाइम पर छुआछूत वाले कोई नियम नहीं था बना हुआ, तो वैसे इसलिए रखते थे ऐसा अंतर। अंत उसने कहा, अरे पांडे जी क्या धर्म और कैसा धर्म भ्रष्ट, आप तो नाम के ही पांडे जी रह गए। कह रहे क्यों, कहते कि जो कारतूस आप यूज कर रहे हो वो जो कारतूस हैं वो गाय और सुअर की चर्बी वाले कारतूस हैं। ठीक है, इस चीज़ से देखकर मंगल पांडे जो है, क्या आप हमें दिखा सकते हो, कहते ठीक है। वो जंगल में लेकर गया उनको, उन्होंने एक कारखाना दिखाया जहाँ पर वाकई में ही चर्बी में वो कारतूसों को तैयार किया जा रहा था जंगल में।
इस चीज़ को देखकर मंगल पांडे जो हैं अपने दोस्त जो उन्हें पिस्टल देते हैं रखने के लिए, दान मतलब गिफ्ट करते हैं, वो उनके पास जाते हैं, परंतु वो उनकी बात को नकार देते हैं, झुठला देते हैं। अंततः फिर अगले दिन यही ड्रामा होता है। फिर गांव के लोगों से कहा गया कि भाई ऐसा हो रहा है। अंततः उनको समझाने के लिए कौन, एक तो आते हैं लेफ्टिनेंट बाघ, एक कौन आते हैं, लेफ्टिनेंट बाघ आते हैं, ठीक है, और दूसरे आते हैं आपके मेजर सर्जेंट। कौन आते हैं, मेजर सर्जेंट। ये दो व्यक्ति उनको आते हैं। जैसे ही पूरी सेना जो है बैठी थी और विद्रोह कर रही थी कि हम अब इन कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे, ये समझाने आए। मंगल पांडे ने काम किया कि अब तो धर्म भ्रष्ट हो गया, इससे भी ज़्यादा क्या भ्रष्ट होगा। उन्होंने क्या करा, कारतूस उठाया, दांत से काटा, राइफल में भरा इस तरीके से, और स्टिक निकाली उसमें से, और इस ठोक कर धड़ फायर कर दिया। और जाके जो लगती है वो किसके लगती है, बाघ तो उसी टाइम हो जाते हैं स्विच ऑफ, यानी कि बाघ की हो जाती है मृत्यु, और सर्जेंट खुद थोड़े घायल होते हैं। इतने दूसरी गोली चलाते इससे अच्छा उन्होंने राइफल के आगे निकला लगा होता चाकू, वो निकाला और उस चाकू से मार दिया किसको, सर्जेंट को। इस तरीके से जो है वहाँ से आग बबूला हो गई थी सेना। अंततः उस समय मामला जो पहुँचता है 8 अप्रैल को, मामला 8 अप्रैल को कहाँ पहुँचता है, सैन्य अदालत में पहुँचता है, सैन्य अदालत में पहुँचता है। और दोनों ही पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। अंततः सैन्य अदालत ने एक फैसला सुनाया कि मंगल पांडे को क्या होनी है, फांसी। तो फांसी की सज़ा जो है इन्होंने सुना दी। ठीक है भैया, अब फांसी की सज़ा सुना दी है। अब क्या है, तुम्हें पता ही है, विद्रोह तो फैल ही गया है। और उस समय पर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ का जो सीओ होता है, कमांडिंग ऑफिसर जो होता है, वो कौन होता है, हैर से होता है। कौन सा होता है, हैर से। यहाँ का क्या होता है, सीओ। बैरकपुर का सीओ कौन होता है जो इन्हें सज़ा सुनवाता है, दिलवाता है, हैर से। ये बात आती है। अंततः कहानी क्या आई है कि 10 मई, अब देखिए भैया 8 अप्रैल है, अप्रैल के बाद में मार्च आएगा, ठीक है, अप्रैल के बाद में क्या आएगा, मार्च आएगा, ठीक है, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद मई आएगी, मई आएगी, अप्रैल के बाद में क्या आएगी, मई, और मई के बाद में जो है जून। तो इसका मतलब क्या, 8 अप्रैल। अब 8 अप्रैल से पहले क्या होता था कि टेलीफोन तो होते नहीं थे कि एकदम। इन लोगों ने पत्र लिखा कि ऐसा ऐसा बबूला फैल चुका है, आग बबूला हो चुकी है और सेना में ऐसा हो चुका है। तो यहाँ पर मेरठ में ये जो पत्र मिलता है वो मिलता है 10 मई को, और 10 मई 1857 को ये मेरठ पहुँचता है, ठीक है। और वहाँ पर कौन होते हैं, वहाँ के जो गवर्नर होते हैं वो जनरल कौन होते हैं, हेविड होते हैं। यहाँ मेरठ में जो होते हैं वो कौन होते हैं, जनरल हेविड होते हैं। और इसी बीच जो है मेरठ की छावनी जो है क्या करती है, विद्रोह कर देती है और आग लगाकर छावनी में, और अंग्रेज़ों को मार के छावनी में, और भाग जाती है। और किधर निकल जाती है, दिल्ली की तरफ चली जाती है। और ये सुबह जो है 11 मई को ये दिल्ली निकलते हैं, और पैदल जाते जो है इन्हें रात हो जाती है। और फिर 12 बजे ठीक है, ये दिल्ली में 11 बजे पहुंच जाते हैं। 11 तारीख में कहाँ पहुंच जाते हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं। और 12 मई को जाकर लाल किले, यानी किस पर, लाल किले के पास बहादुर शाह जफर के पास जाकर चिल्लाते हैं, महाराज महाराज, राजा राजा, इस तरीके से। अब एक बूढ़ा व्यक्ति, 85 साल की उम्र का व्यक्ति, उसे किसी ने राजा ना कहा हो, उसका राजा सिंहासन जो साम्राज्य था वो एक किले में सिमट कर रह गया हो, ठीक है। तो केवल वो कविताएं लिखने का काम कर रहा है। उस टाइम पर क्या कर रहा है, काम, कविताएं लिखने का काम कर रहा है। उसे पहली बार कुछ ऐसा लगा कि शायद मुझे कोई पुकार रहा है। उसने अपने एक शागिर्द होते हैं या सेनापति मान लो, वो होते हैं, और उनका नाम होता है बख्त खां। क्या नाम होता है, बख्त खां, ठीक है। उनको जाके भेजते हैं, वो उनसे अपना हाल बताते हैं, ऐसा ऐसा हुआ बैरकपुर में, हम कर का है मेरठ में ये काम, और अब हम चाहते हैं आपकी शरण में कि आप इस क्रांति का जो है नेतृत्व करो। बहादुर शाह जफर को भी लगता है बहुत ज़माना हो गया पूरे भारत पर राज करोगे, तो ये एक लालच जो है इनको मार जाता है, और सोचते हैं कि जब आज भारत की जनता हमारे साथ है तो क्यों ना नेतृत्व किया जाए। परंतु इस बात का जो पता चलता है वो जॉन निकोलसन को पता चलता है। किसको पता चलता है, जॉन निकोलसन। चलो यहाँ लिख देते हैं, किसको पता चलता है, जॉन निकोलसन को पता चलता है, निकोलसन को पता चलता है एक तो। फिर जॉन निकोलसन के बाद में एक व्यक्ति होते हैं हडसन को पता चलता है,
और एक होते हैं लॉरेंस। क्या होते हैं? लॉरेंस। ये 3 व्यक्ति जो हैं, एक तो जॉन निकोलस, हडसन और लॉरेंस जो है दिल्ली पहुंचते हैं विद्रोह को दबाने के लिए। कहाँ पहुंचते हैं? दिल्ली पहुंचते हैं विद्रोह को दबाने के लिए। परंतु इनके 2 पुत्र और 1 पौत्र को जो है वह कुछ नहीं देंगे, इस चीज़ का बहाना करके जो है उन्हें मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। परंतु जीनत महल जो है हुमायूं के मकबरे में जो है किसकी? बहादुर शाह जफ़र का पता बता देती हैं। बहादुर शाह जफ़र का पता बता देती है कि हुमायूं के मकबरे में वो रह रहे हैं, और वहाँ से उन्हें होती है गिरफ्तारी। और उनके बाद में उन्हें कहाँ भेज दिया था? रंगून। और रंगून वही गाना बना, मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। ठीक है, तो ये वही वाला रंगून है, बर्मा वाला। वहाँ भेज देते हैं पेंशन देकर कि तुम वहाँ जाइए। ठीक है, और वहाँ पर 1862 में इनकी होती है मृत्यु। और इसी के साथ साथ जो है ये विद्रोह जो है भारत के विभिन्न केंद्रों में फैल जाता है, और हर जगह जो है अपने अपने यानी अलग अलग समय पर जो है ये विद्रोह का नेतृत्व होने लगता है। अब उनमें से कुछ ऐसे प्रमुख स्थान और कहाँ कौन था उसका नेतृत्व करता, और किसने उस विद्रोह को दबाया था, हम जो बात करने वाले हैं अब उसी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे स्थान। क्या लिखेंगे? स्थान लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में लिखेंगे हम, चलो एक एक करके लिख लेते हैं, कहाँ स्थान पिस्थान ऐसे कर रहे हो। आप भी एक एक करके लिखोगे तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। एक एक करके बात भी बता देंगे 1 बाय 1 करके। तो हम सबसे पहले लेके जाते हैं कानपुर। सबसे पहले कहाँ की बात करते हैं? कानपुर की बात करते हैं। स्थान नंबर 1, यहाँ पर जो नेतृत्व किया था वो नाना साहब ने किया था। किसने किया था? नाना साहेब ने किया था, जिनका वास्तविक नाम जो था वो क्या था? धोंदू। क्या था? धोंदू पंत इनका वास्तविक नाम था। और तांतिया टोपे ने किया था। तांतिया टोपे ने किया था। ठीक है, इनका नाम था राम तनु पांडुरंग। राम तनु पांडुरंग। क्या था इनका नाम? राम तनु पांडुरंग। राम तनु पांडुरंग इनका जो था वास्तविक नाम कह दो या कुछ भी मान लीजिए, ये था इनका राम तनु पांडुरंग। ठीक है भैया, यहाँ पर दबाने के लिए कौन आए थे? यहाँ दबाने के लिए आए थे कैंपवेल। इन्होंने नेतृत्व को दबाया था। ठीक है, नाना साहब चले गए थे नेपाल। नाना साहब कहाँ चले गए थे? ये चले गए थे नेपाल। ये कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे। और ये तांतिया टोपे जो थे ये चले गए थे कहाँ पर? ये झांसी। कहाँ चले गए थे? ये चले गए थे झांसी। तांतिया टोपे यहाँ से क्या चले गए थे? बचकर झांसी चले गए थे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर पर झांसी। दूसरे नंबर बात जो करते हैं वो किसकी करते हैं? झांसी की। तो झांसी में कौन थी? लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई थी और तांतिया टोपे। तांतिया टोपे जो अभी झांसी आए थे, तांतिया टोपे झांसी आए थे। ठीक है भैया, अब यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर पहले लक्ष्मीबाई का मूल नाम की बात कर लेंगे तो मरणी कर्णिका इनका नाम था। मरणी कर्णिका। तांतिया टोपे को हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, लक्ष्मीबाई के पति कौन थे? पति थे गंगाधर। और पुत्र कौन थे? पुत्र थे दामोदर। कौन थे? दामोदर। एक एग्जाम में आ जाता है कई बार। और इनको दबाने के लिए कौन आए थे? यहाँ पर ह्यूरोज आए थे। कौन आए थे? अंग्रेज ह्यूरोज। कौन आए थे? ह्यूरोज। तो ये आए थे इनको दबाने के लिए, अंग्रेज अधिकारी। तो ये 2 आप याद रखना है। ठीक है, तीसरे में अगर हम बात करेंगे तो लखनऊ। तीसरे में क्या नाम रखेंगे? यहाँ लखनऊ। और लखनऊ में किसने किया था नेतृत्व? बेगम हजरत महल। किसने किया था? बेगम हजरत महल। इन्हें महक परी कहते थे। महक परी भी इनको कहते थे। ठीक है भैया, नेतृत्व किया था इन्होंने। अब इनका अल्पायु पुत्र था। क्या था? अल्पायु पुत्र, जिसका नाम कई बार एग्जाम में आता। देखो दोनों के बाद जो है समझ गए नहीं, अब कौन आता? लखनऊ। तो इसका नाम जो था वो क्या था? वो नाम था शायद बिरजिस कादिर। इनका नाम था बिरजिस कादिर। ठीक है, उनकी संरक्षक बनी हुई थी। उनकी क्या थी? संरक्षक बनी हुई थी। और इनको भी दबाने के लिए कौन आया था? कैंपबेल आया था यहाँ भी दबाने के लिए। अंग्रेज कौन था? अंग्रेज कौन आया था? अंग्रेज कैंपबेल। कौन था भैया? कैंपबेल अंग्रेज आया था इन्हें इस विद्रोह को दबाने के लिए। ठीक है भैया, यहाँ पर ही इलाहाबाद आ जाएगा। इलाहाबाद में जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था? लियाकत अली ने। किसने? लियाकत अली ने किया था। ठीक है, और कर्नल नील थे यहाँ पर अधिकारी।
तो इन 4 को पहले बात करेंगे, ये तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर। पहले इन 4 को रिकॉल करेंगे, फिर आपको यहाँ उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। कानपुर में नाना साहेब धोंदू पंत नाम था, तांत्या टोपे रामधनु पांडे, कैंपबेल ने दबाया था अंग्रेजों ने। नेपाल चले गए थे नाना साहब, तांत्या टोपे चले गए थे झांसी। झांसी में लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे ने नेतृत्व किया था। मूल नाम मणिकर्णिका था, पति गंगाधर, पुत्र दामोदर, ठीक है, और ह्यूरोज इनने ये नेतृत्व किया, दबाया था। लखनऊ में बेगम हजरत महल महक परी के नाम से, अल्पायु पुत्र बिरजिस कादिर का क्या थी, संरक्षिका थी, संरक्षिका बनी थी। ये क्या बनी थी, संरक्षक बनी थी, और कैंपबेल ने दबाया था। इलाहाबाद में लियाकत अली आए थे और कर्नल नील ने विद्रोह जो था दबाया था। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं जगदीशपुर की, जहाँ पर कौन थे, कुंवर सिंह थे। कौन थे, कुंवर सिंह थे। जगदीश सिंह यानी बिहार, और विलियम टेलर और विंसेंट आयर वहाँ पर आए थे उन्हें दबाने के लिए। ठीक है भैया, तो 4 ये हो चुके हैं। आगे आगे पढ़ते हैं क्या है। आज मैं ऐसे स्थान भी दिखा दूंगा जो कि आपने स्थानों को कभी बारे में सुना भी नहीं था, उन स्थानों के बारे में कभी नहीं सुना था, उन स्थानों के बारे में कभी भी नहीं सुना था। तो देखिए वो क्या है आपका। तो सबसे पहले हम बात करने वाले 5वें नंबर पर क्या है, जगदीशपुर। जगदीशपुर यानी कि बिहार, बिहार। ठीक है भैया, और यहाँ पर किसने किया था, कुंवर साहब ने, कुंवर सिंह कह सकते हो यहाँ पर, कुंवर सिंह ने। और यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी कौन था, अंग्रेज अधिकारी कौन था, अगर हम बात करें तो एक तो थे विलियम टेलर। कौन थे, विलियम टेलर, ठीक है। और दूसरे व्यक्ति जो थे वो कौन थे, विंसेंट आयर। कौन थे, विंसेंट आयर। ठीक है भाई, ये हो गए। बरेली में जो किया था वो किसने किया था, 6ठे नंबर पे बात करेंगे बरेली की। बरेली में जो नेतृत्व किया था वो किन्होंने किया था, खान बहादुर खां। खान बहादुर खां ने ये नेतृत्व किया था। कौन आए थे दबाने में, कैंपबेल। कैंपबेल जो है इसको दबाने के लिए आए थे। ठीक है। फैज़ाबाद में किसने किया था, 7 पर, फैज़ाबाद। फैज़ाबाद में किसने किया था नेतृत्व, तो मौलवी अहमदुल्ला, मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। कौन दबाना आए थे, नहीं पता हमें। ठीक है। फतेहपुर, 8वें कौन थे, फतेहपुर। फतेहपुर में कौन आए थे जी, अजीमुल्लाह। अजीमुल्लाह आए थे। कौन, जनरल रेनाल्ड, जनरल रेनाल्ड आए थे। ठीक है। असम में कौन थे, मनीराम। असम में कौन थे, मनीराम। ठीक है। और 10वें नंबर पर अगर हम बात करें, यहाँ पर 10वें नंबर पर हम बात करें तो आपका कोटा। कोटा में कौन थे, जयदयाल हरदयाल। जयदयाल और हरदयाल इन्होंने नेतृत्व किया था, जयदयाल हरदयाल ने। 11वें नंबर पर अगर हम बात करें, 11वें नंबर पर बेटा तो संभलपुर। ठीक है। और संभलपुर में कौन आए थे, वो आए थे सुरेंद्र शाही। कौन आए थे, सुरेंद्र शाही। कौन थे, सुरेंद्र शाही थे ये। तो ये थी अलग अलग जगह पर नेतृत्व करने की कहानी। ठीक है भैया। तो जगदीशपुर बिहार में कौन थे, कुंवर सिंह। अंग्रेज आए थे विलियम टेलर और विंसेंट आयर। ठीक है। बरेली में कौन थे, खान बहादुर खां थे, कैंपबेल। ठीक है। फैज़ाबाद में कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला। ठीक है। संबलपुर में सुरेंद्र शाही। फतेहपुर में जो है अजीमुल्ला। जनरल रेनाल्ड दबाने के लिए आए थे मनीराम, और जयदयाल हरदयाल आए थे आपके बाद में। ठीक है। तो दोस्तों इसका अब कारण मैं बता देता हूँ आपको कि क्या कारण हुआ था, यानी विफलता का कारण क्या था विद्रोह का। जब ऐसा हुआ तो एक तो समय समय पर अलग अलग समय विद्रोह, फिर समय से पहले विद्रोह। ठीक है। फिर गोरखा रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट ने भारतीय सेना का साथ नहीं दिया था, भारतीयों का साथ नहीं दिया था, सेना दूर हो गई थी। ठीक है जी। तो ऐसे बहुत सारे कारण हुए थे जिसमें कि शक्ति एकजुट नहीं हो पाई थी। तो आपकी परीक्षा के लिए ये बहुत सफिशिएंट डाटा है। इससे ज़्यादा पढ़ने का मतलब है कि आपको मेंस लिखने जाना PCS का। ठीक है। मगर आपको क्या करना है, पैट लिखना, केवल पैट देना है और पैट में फैक्ट देखने। तो आपको स्थान पूछ सकते हैं, कहाँ कितने नेतृत्व के, ये पूछा था आज तक, यही पूछा है क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। तो कहानी इतनी बताई जिससे कि आपको फ़ायदा हो जाए, परंतु आपकी परीक्षा के लिए इतना ही सफिशिएंट है। तो आगे का जो कहानी है, आगे का जो लेक्चर है वो क्या है आपका, ठीक है, वो क्या आपका सिलेबस है, उसकी बात हम करेंगे कल। तो आज के लिए केवल इतना ही। हम आपको बिल्कुल सिलेबस के पॉइंट टू पॉइंट करा रहे हैं, कोई ऐसा नहीं कि अलग सिलेबस करा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो आपका सिलेबस है वही आपको बता रहे हैं। और आप इसकी तैयारी करके जाइए, आप बहुत अच्छा स्कोर लाओगे। ठीक है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।